नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज की प्रमुख हलचल। 1 सितंबर को राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने जिले के उच्च विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता बुलाई। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जन कल्याण में चलाई गई योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। आगे उन्होंने पत्रकारों को बताया कि उनके द्वारा 17 सितंबर से 30 अक्टूबर तक लोक स्वराज यात्रा के तहत जिले में पदयात्रा की जाएगी, जो उनकी निजी पदयात्रा होगी। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है, इसीलिए उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत 17 तारीख से शुरू करने की योजना बनाई है। आगे उन्होंने कहा कि इस यात्रा के दौरान 17 पद यात्राएं करेंगे, 146 गांवों में जाएंगे और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं लागू की गई हैं उनकी जमीनी हकीकत की जानकारी लेंगे। आगे उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि अंतिम छोर तक खड़े व्यक्तियों तक शासन की योजनाएं पहुंचे। उनका हमें अभी देखना है कि अगर किसी पात्र व्यक्ति तक शासन की योजना नहीं पहुंचती तो क्यों नहीं पहुंची। पत्रकार वार्ता के दौरान राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने कहा कि हमने सिर्फ गवर्नेंस हासिल कर ली है, अब हमें गुड गवर्नेंस की ओर बढ़ना है। पत्रकार वार्ता के दौरान NTV इंडिया न्यूज ने जब उनसे जिले की सीधी सिंगरौली नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग की दुर्दशा के संबंध में सवाल उठाया तो उन्होंने कमियों को स्वीकार करते हुए कहा कि अब इस योजना को पुनः मंजूरी मिल गई है और इसके कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिए गए हैं। NTV इंडिया न्यूज ने जब उनसे जिले की रेल परियोजनाओं के संबंध में सवाल उठाए और कहा कि लोगों को आज तक रेलवे की अधिकृत जमीनों का मुआवजा तक नहीं मिला है, इस पर उन्होंने कहा कि हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस परियोजना को 2021 के अंत तक पूरा होना था, लेकिन यह कतिपय कारणों से आगे बढ़ गई। इसके साथ ही उन्होंने रेल परियोजना के पूरा न होने के पीछे कांग्रेस के 1 साल के कार्यकाल को भी निशाने पर लिया। इसके साथ ही राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने NTV इंडिया न्यूज द्वारा पूछे गए अन्य सवालों के भी जवाब दिए। सीधी जिले में मध्य प्रदेश में आपकी सरकार बनने के बाद कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पहला एक रेल का है, दूसरा नेशनल हाईवे जो 39 है, सीधी सिंगरौली सड़क मार्ग है। 15 साल आपकी सरकार के गुजर गए, कई सैकड़ा करोड़ रुपया खर्च करने के बाद सीधी से सिंगरौली सड़क सिर्फ कागजों में सीमित रह गई। आप राज्यसभा सांसद हैं, आपने भी इस मुद्दे को उठाया। इतना पैसा बर्बाद करने के बाद भी आज तक वो सड़क नहीं बन पाई, पैसा भी सरकार का खत्म हो गया, आप लोगों की मेहनत भी व्यर्थ हो गई। आज तक किसी पे कोई लायबिलिटी फिक्स नहीं की गई। रिपेयरिंग के लिए भी कई करोड़ रुपए आए, वो भी खत्म हो गए। रोड जहां की तहां है। सर, क्या लगता है इस सड़क की वजह से आपकी सरकार की छवि खराब नहीं हो रही है? मोदी जी की छवि नहीं खराब हो रही? क्यों नहीं हो पाया सर ये? आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि इस सड़क का नए सिरे से टेंडर हो गया है और अक्टूबर नवंबर माह में इसका भूमि पूजन भी हो जाएगा, निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। अभी तक सड़क क्यों नहीं बन पाई, इसके पीछे सरकार की नीयत में कोई खोट नहीं था। सरकार ने तो अच्छे मन से सड़क के लिए बजट भी आवंटित किया और जो सारी प्रक्रिया है वो पूर्ण किया, लेकिन हम सभी के दुर्भाग्य से जिस व्यक्ति ने ये टेंडर लिया उसने दावे और बातें बड़ी बड़ी किया, लेकिन उस पर खरा नहीं उतर पाया। तो प्रशासनिक व्यवस्था है कि कोई टेंडर एक बार स्वीकृत हो जाता है, उसको पहले निरस्त करने की प्रक्रिया, निरस्त करने के बाद दोबारा टेंडर मंगाना, फिर टेंडर खोलना, फिर सारी चीज़ें एग्रीमेंट करके करना, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। तो कुछ समय तक तो इंतज़ार करते रहे, जो भी निर्माण करता थे, ठेकेदार थे, उनके आश्वासन पर कि अब शुरू कर रहे हैं, तब शुरू कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, बैंक गारंटी मिल जाए, ये मिल जाए, वो यहाँ से व्यवस्था कर रहे हैं। अंतोगत तो जब चारों तरफ से निराशा लगी कि आदमी सही नहीं बोल रहा है, तो फिर सरकार ने इस पे एक्शन लिया है। उस पे जो आवश्यक पेनल्टी है वो पेनल्टी भी लगाई है, सड़क का रीटेंडर भी किया है और आपके हमारे पड़ोसी जिले बुढ़ार के जो सिंघानिया बंधु हैं उनको ये टेंडर मिला है। अक्टूबर नवंबर में इसका भूमि पूजन हो जाएगा, निर्माण कार्य तेजी से लागू हो जाएगा। लेके क्या कहना चाहेंगे सर? रेलवे का ये था कि प्रोजेक्ट 2021 में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन स्थिति आज ये है कि मतलब मुआवजा तक लोगों को नहीं बढ़ पाया है। दूसरी एक और बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा सर, लोकसभा सांसद जी हैं, आप भी जिले से राज्यसभा सांसद हैं। सर, क्या बात है, आप दोनों के बीच में तालमेल नहीं बन पा रहा है या जिम्मेदारियों में कहीं कोई कोताही हो रही है?
नहीं, रेलवे का तालमेल से कोई संबंध नहीं, हम दोनों में बहुत अच्छा तालमेल है। सर जिले का भला हो, आप भी जिले के हैं, आपका दायित्व है जिले के प्रति। और पूरे तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। जो आवश्यक होता है वो विषय राज्यसभा में भी हम उठाते हैं, लोकसभा में भी उठाते हैं, परस्पर परामर्श के साथ उठाते हैं, अपने अपने स्तर पर प्रयास भी करते हैं। तो तालमेल में तो कहीं कोई कमी नहीं है। रही रेलवे क्यों नहीं बन पा रही है, आपका कहना ठीक है कि 2021 तक ये प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर हमारे दुर्भाग्य ने जोर मारा कि बीच में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई। और कांग्रेस पार्टी की सरकार की मंशा कभी इस ज़िले में इस रेल लाइन को पूरा करने की नहीं थी, क्योंकि उनको ना जाने क्यों लगता है कि ये रेल लाइन बन जाएगी तो श्रेय भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलेगा। और इसलिए उस दौरान जो समय से धारा 9 का प्रकाशन होना चाहिए था, वो उन्होंने लगातार 2 सालों तक धारा 9 का प्रकाशन नहीं किया। और आपको मालूम है कि जब धारा 9 का प्रकाशन नियत तिथि नियत समय पे नहीं होता तो पुनः सारी प्रक्रिया शून्य से प्रारंभ होती है, यानी धारा 4 प्रारंभ के प्रकाशन के साथ। तो 2 साल करके इस तरीके से विलम्ब हो गया। अगर वो विलम्ब नहीं होता तो हो सकता है अभी इस रेल लाइन का और कोई बड़ा आकार आपको दिखाई देने लगता। जब से शिवराज जी की सरकार आई है, इस काम में गति आई है, आने वाले 1-2 सालों में आपको इसका स्वरूप दिखाई देने लगेगा। सर्रा मोहनिया चुरहट मार्ग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये एक बड़ा विवादित मुद्दा बनता जा रहा है। छोटी सी सड़क है और आपने भी कहा कि हमने इतने करोड़ रुपए सैंक्शन के लिए पत्र लिखा है। सांसद महोदय भी कह रहे हैं कि हमने सैंक्शन करवा दिया, बावजूद इसके रोड नहीं बन पा रही है। विपक्ष एक अलग अपना कर रहा है, वो कह रहा है हम जन सहयोग से रोड बनवा रहे हैं। इस मुद्दे पे ओवरऑल आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समस्या तो है, और जब ये मोहनिया से बाईपास बन गया चुराहट के लिए, तब से ये समस्या ज़्यादा खड़ी हुई और इसके कारण चुराहट के लोगों को परेशानी है। और समय समय पर अनेक लोगों ने इसके लिए आवाज़ उठाई, स्थानीय नागरिकों ने भी उठाई, राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने भी उठाई, और हम लोगों ने भी इसके लिए प्रयास किया जिसका जितना सामर्थ्य था। जो लिखा पढ़ी कर सकता था उसने लिखा पढ़ी किया, जिसकी भूमिका धरना प्रदर्शन करने की थी धरना प्रदर्शन किया। लेकिन कुल मिलाकर आज स्थिति ये है कि केवल ये सर्रा मोहनिया ही नहीं, प्रदेश में ऐसे आंतरिक मार्ग 6 हैं जो इस तरीके के बाईपास बन जाने के कारण प्रभावित हुए हैं। अब जाकर इस दौरान जो प्रशासनिक या शासन की अड़चन थी वो दूर हो गई है और ये सड़क स्वीकृत हो गई है। इसके लिए बजट भी स्वीकृत हो गया है, आवंटित हो गया है। आने वाले 1-2 महीने में जो प्रशासनिक औपचारिकता है टेंडर इत्यादि की, वो औपचारिकता पूर्ण हो जाएगी और इस सड़क का निर्माण हो जाएगा। मेरा विश्वास है कि लगभग 6 महीने में सड़क तैयार हो जाएगी, तब लोगों को शिकायत नहीं रहेगी। विगत दिवस मध्य प्रदेश के नीमच जिले में दलित युवक को ट्रक के पीछे बांधकर घसीटने के बाद उसकी मौत हो जाने पर पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस आक्रोशित है। 1 सितंबर को उक्त घटना को लेकर मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस ने पूरे मध्य प्रदेश में सीएम के पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया। उसी तारतम्य में सीधी शहर के कलेक्ट्रेट चौराहे पर जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू की अगुवाई में सीएम शिवराज सिंह के पुतले का दहन किया गया। शिवराज सिंह के पुतला दहन के पूर्व युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उक्त घटना के विरोध में जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद उन्होंने सीएम शिवराज के पुतले का दहन किया। अरे ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीएम शिवराज सिंह के पुतले का दहन करने के बाद जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू ने मीडिया को पुतला दहन के कारणों की जानकारी देते हुए कहा कि आज प्रदेश में अराजकता का माहौल है और मध्य प्रदेश की सरकार इस पर लगाम लगाने में असफल हो रही है। उन्होंने कहा कि नीमच की घटना के विरोध में आज सीएम के पुतले का कार्यक्रम रखा गया है। जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में अराजकता का माहौल है, भय का माहौल है, डर का माहौल है, युवा हो महिला हो किसी को देख लीजिए, जिस तरह का हालात परसों नीमच में हुआ है, वो एक दलित व्यक्ति को ट्रक में बांध के रस्सी से बांध के घसीट के उसकी हत्या कर दी गई। और ये सरकार की साजिश है। इस तरह से हर जिले में आए दिन आप देख रहे होंगे कि इस तरह से शासन प्रशासन द्वारा हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, दलित को दबाया जा रहा है, पिछड़े को दबाया जा रहा है। जो भी इनके खिलाफ बोलता है उनके खिलाफ मुकदमा करवा देते हैं। अब तो ये हत्या करवा रहे हैं, इसके खिलाफ आज युवक कांग्रेस
ये पूरे मध्य प्रदेश में ये आंदोलन और शिवराज सिंह के भ्रष्ट निकम्मी सरकार को पुतला दहन करने का काम कर रही है। और आने वाले समय में यही दलित, यही पिछड़ा वर्ग इस सरकार को सिखाएगा, क्योंकि जिस तरह से ये लोकतंत्र की हत्या क्या हो सकती है। आज भी देखिए ना, आज के ज़माने में अगर किसी को ट्रक रस्सी बांध के ट्रक से घसीट के किसी दलित भाई को मारा जा रहा है, उसमें एक लोग को मैं चाहता हूँ, युवा कांग्रेस चाहता है कि फांसी की सज़ा हो, और इनके एक व्यक्ति को नहीं, जितने लोग उसमें दोषी थे उसकी मांग को लेके आज युवा कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में, और हम आह्वान करते हैं किसी भी दलित भाई के साथ, किसी पिछड़ा वर्ग के साथ, किसी भी इस देश में हो रहे अन्याय के साथ हम सहने नहीं देंगे। यूथ कांग्रेस। कलेक्ट्रेट चौराहे में पुतला दहन के दौरान पुलिस कर्मियों की कमी नजर आई, जिससे युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों को आराम से पुतला दहन करने का अवसर मिल गया। 1 सितंबर को सीधी शहर के जमोड़ी में स्थित ग्राम सुधार समाज सेवी संस्था द्वारा संस्था के पूर्व स्वर्गीय श्री अरुण त्यागी जी की द्वितीय पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद अतिथियों द्वारा ग्राम सुधार संस्था के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय श्री अरुण त्यागी की प्रतिमा पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान स्वर्गीय अरुण त्यागी की धर्मपत्नी और उनके पुत्र भी मौजूद रहे। वर्तमान समय में ग्राम सुधार संस्था का दायित्व स्वर्गीय श्री अरुण त्यागी जी की धर्मपत्नी जी संभाल रही हैं। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धांजलि देने आए अतिथियों ने अरुण त्यागी जी द्वारा जिले की गरीब आदिवासी बेबस और जरूरतमंद लोगों के लिए समाज हित में किए गए कार्यों को याद किया और कहा कि वह हमेशा गरीबों की भलाई के लिए ही काम करते रहे हैं, उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी। आज की तारीख में ग्राम सुधार समिति का जो फाउंडर पर्सन है कहा गया है कि इसको जो नींव रखने वाले लोग थे, आज इस सभा में आप लोग मौजूद नहीं है। तो मुझको लगता है कि उन दिनों की अगर आप याद करेंगे तो त्यागी जी के व्यक्तित्व का भी और उनके व्यक्तित्व का भी और ग्राम सुधार समिति के जो लक्ष्य और उद्देश्य हैं, जिनके छत्र छाया के नीचे, जिस संस्था के छत्र छाया के नीचे जो भी कुछ फलीभूत हो रहा है और जिनका फल आपको प्राप्त हो रहा है, जो कुछ विकास हो रहा है, तो मुझको लगता है कि आज की तारीख में उन चीज़ों को भी जानना जरूरी है। देर शाम ग्राम सुधार संस्था द्वारा अरुण त्यागी की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर सिलाई सेंटर का भी शुभारंभ किया गया। सिलाई सेंटर का शुभारंभ जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष तिवारी और जिले के वरिष्ठ नागरिक वरिष्ठ अधिवक्ता लालमन सिंह जी की उपस्थिति में किया गया। इस मौके पर अरुण त्यागी के सुपुत्र ने संस्था के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला और कहा कि उनके पिताजी ने गरीबों की सेवा की जीवनी इस संस्था के माध्यम से रखी है, वह इसे संचालित करते हुए गरीबों की सेवा करते रहेंगे। नगरीय क्षेत्रों में स्थित शासकीय भूखंडों के ऐसे कब्जाधारियों को जो उनके कब्जे में दिनांक 31 दिसंबर 2014 या उसके पूर्व निर्विवाद रूप से रहे हैं और वर्तमान में भी उनके कब्जे में चले आ रहे हैं, चिन्हांकित कर निर्धारित भूभाटन एवं अन्य शुल्क जमा कर उनके कब्जे के भूखंडों के 30 वर्ष से स्थायी पट्टे जारी किए जाएंगे। उक्त के संबंध में कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि यह शासन की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, इसके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की उदासीनता एवं लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कर पात्र हितग्राहियों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कराकर उसका समय सीमा में निराकरण करें। कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे। कलेक्टर ने जांच दलों को एक साथ मौके का निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसके पूर्व अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली द्वारा पूरी प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक समझाया गया। उन्होंने बताया कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। प्रत्येक आवेदन भूखंड के कब्जे का मिलान 30 दिसंबर 2014 के सैटेलाइट नक्शे के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शासकीय परियोजना हेतु अथवा शासकीय प्रयोजन के लिए आरक्षित भूखंड पर तथा नगरीय निकाय में प्रभावशील विकास योजना में उल्लेखित भूमि उपयोग भिन्न होने पर पट्टे प्रदान नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही नदी नाला या जल संग्रहण क्षेत्र के रूप में दर्ज संहिता की धारा 233 के अधीन आरक्षित किसी धार्मिक संस्था या माफी औफाक के संबंधित नगरीय क्षेत्रों में पार्कों, खेल के मैदान, सड़कों, गलियों या किसी अन्य सामुदायिक उपयोग की हो, राजस्व वन भूमि छोटे बड़े झाड़ का जंगल के रूप में दर्ज हो या किसी न्यायालय में विचाराधीन होने पर पट्टे नहीं दिए जाएंगे। बैठक में सभी नगरीय निकायों के अधिकारी तथा संबंधित राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी उपस्थित रहे। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि राज्य आंदोलनकारियों द्वारा
हर वर्ष की तरह डॉक्टर नारायण सिंह जंतवाल, प्रकाश पांडे, डॉक्टर उमा भट्ट, डॉक्टर शीला राजवाड़, दिनेश उपाध्याय, राजीव लोचन शाह की पहल पर 1 एवं 2 सितंबर को राज्य आंदोलन के दौरान 1994 में खटीमा एवं मसूरी में हुए गोलीकांडों के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। इस वर्ष भी उसी कांड की 27वीं वर्षी के मौके पर बुधवार को राज्य आंदोलनकारियों ने शहीदों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। दलिताल गांधी चौक पर आयोजित हुए कार्यक्रम में वक्ताओं ने इस बात पर नाराजगी जताई कि राज्य को बने 20 वर्ष होने के बावजूद आज तक राज्य की पहचान और राज्यवासियों की जन भावनाओं से जुड़े मुद्दों का हल नहीं हुआ है। इस दौरान प्रदेश के दिवंगत जन कवि गिरीश तिवारी किरदार के उत्तराखंड मेरी मातृभूमि जैता एक दिन न आलो और हम लड़ते रहा भूला हम लड़ते रूलो आदि जनगीत गाए गए। साथ ही प्रदेश में सशक्त भू कानून लाने, मुजफ्फर कांड के दोषियों को फांसी देने, राज्यवासियों को उनके हक हुकूक देने और शहीदों के अरमानों को पूरा करने समर्थन में नारे भी लगाए गए। मसूरी के शहीदों के कातिल को शहीदों हम शर्मिंदा हैं, शहीदों हम शर्मिंदा हैं, खटीमा मसूरी के शहीद। इस मौके पर राजीव लोचन शाह, डॉक्टर नारायण सिंह जंतवाल, प्रकाश पांडे, डॉक्टर उमा भट्ट, डॉक्टर शीला राजवाड़, दिनेश उपाध्याय, चंपा उपाध्याय, चंचला बिष्ट व माया चिलवाल सहित बड़ी संख्या में राज्य आंदोलनकारी एवं विभिन्न संगठनों के लोग मौजूद रहे। और अब से प्रादेशिक हलचल। जीवन की अंतिम पारी खेल रहे कमलनाथ, उन्होंने जितना दम लगाना है वो लगा चुके। प्रदेश में कांग्रेस की अब वापसी नहीं, कहा कैलाश विजयवर्गीय ने। राजगढ़ में नपाकर्मी ने 14 अगस्त को फांसी लगाई। 31 अगस्त को नगरीय प्रशासन विभाग ने ट्रांसफर आदेश जारी किया। कृष्ण अवतार में कमलनाथ का पोस्टर, शिवराज को कंस मामा के रूप में दिखाया। बीजेपी भड़की, कहा यह हिंदू धर्म का अपमान। और एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार, हाईकोर्ट का स्टे हटाने या अंतरिम आदेश देने से इनकार। और अब पैसा राष्ट्रीय हलचल। महंगाई पर कांग्रेस भाजपा आमने सामने। राहुल ने कहा पेट्रोलियम पर 23 लाख करोड़ टैक्स मिला, सरकार इसका हिसाब दे। महंगाई की मार, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 25 रुपए महंगा हुआ। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 884.50 रुपए हुई। तालिबान की हुकूमत की तैयारी, ईरान के खामनेई की तर्ज पर हिब्दुल्लाह अखुंदजादा बन सकता है सुप्रीम लीडर। और हरियाणा के रोहतक में 4 हत्याओं की गुत्थी सुलझी, बेटा ही निकला मां बाप, बहन और नानी का हत्यारा, बहन के नाम प्रॉपर्टी बनी वजह। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी वेबबंदी के प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV India न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास के समस्त गतिविधियों से NTV India न्यूज के साथ। नमस्कार।